हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग खान सर के द्वारा शुरू किए गए बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को डिस्कस करने वाले हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 6 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। शुरू करते हैं। यह जो सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, जो कि वीकली टेस्ट होता है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के साथ साथ में जलीय सीमा के साथ भी लगा हुआ है। यहाँ पे ध्यान देना है, बोला गया है स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा और साथ में जलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों के साथ कौन लगता है। दोनों के साथ में लगता है एक पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल जो है यह स्थल से भी लगता है और समुद्र से भी लगता है और साथ में यह बांग्लादेश के साथ में जुड़ा हुआ है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और एक हो जाएगा गुजरात। गुजरात जो है पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाता है और यह स्थलीय और जलीय दोनों बनाता है। तो यहाँ पे 2 और 4 जो है शामिल है। 2 और 4 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहला कथन है कि मध्य हिमालय के सुदूर उत्तरी भाग में लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार है, जो कि सही दिया गया है। और दूसरा कथन है शिवालिक श्रेणी मध्य हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित है। देखिए शिवालिक श्रेणी जो है यह सबसे निचला वाला भाग है, जो कि मध्य हिमालय के दक्षिण भाग में है, उत्तरी भाग में नहीं। यह जो है दक्षिण भाग में स्थित है, इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है। और तीसरा कथन है लघु हिमालय और शिवालिक पर्वतमाला के बीच में स्थित क्षैतिज घाटियों को पश्चिम से पश्चिम में द्वार और पूरब में दून कहा जाता है। देखिए यहाँ पे दून और द्वार जो है यहाँ पे उल्टा दिया गया है। इसका कारण क्या है कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में जो स्थित घाटियां, इसको पश्चिम में क्या बोलते हैं? पश्चिम में दून बोलते हैं। इसे पश्चिम में दून बोलते हैं और पूरब में क्या बोलते हैं? इसे पूरब में द्वार बोलते हैं। यहाँ पे उल्टा दिया गया है, इसीलिए तीसरा जो है यह भी गलत है। पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है। तो 2 और 3 जो है गलत है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि हिमालयी नदियों द्वारा अपरदनात्मक क्रिया के फलस्वरूप में पर्वतीय भागों में किस आकृति का निर्माण नहीं किया जाता है। पूछा गया कि किस आकृति का निर्माण नहीं होता है। तो निर्माण जो है नहीं होता है, गुम्फित वाहिकाओं का निर्माण इसमें नहीं होता है और साथ में अवतलित घाटियों का निर्माण नहीं होता है। लेकिन इसके द्वारा जो है वी आकार की घाटियों का निर्माण होता है और छिप्रिकाओं का निर्माण होता है। यहाँ पे 3 और 4 जो इसका निर्माण होता है, लेकिन पूछा गया है किसका निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ पे गुम्फित वाहिकाएं और अवतलित घाटियों का निर्माण नहीं होता है। तो 1 और 2 हमारा आंसर है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। देखिए जो गुम्फित वाहिकाएं होती है और एक होती है अवतलित यानी विस्तृत घाटियां, यह नदियों के मैदानी भागों की विशेषताएं हैं। गुम्फित वाहिकाएं जो होती है यह आकृति तब बनती है जब नदी का ढाल कम हो जाता है और वह अपने साथ साथ लाए गए जो अवसाद होते हैं सेडिमेंट्स, उनको जमा करने लगती है। और यह पर्वतीय भागों में नहीं बल्कि मैदानी भागों में बनती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी यानी बेसिन क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा महानदी। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए नदी घाटी जो है इसका क्षेत्रफल के दृष्टि से महानदी जो है इन चारों विकल्पों में सबसे बड़ी है। और भारत की नदियों में अपवाह तंत्र में प्रायद्वीपीय नदियों का अपना क्रम है, जिसमें महानदी का जो जलग्रहण क्षेत्र होता है कावेरी, नर्मदा और ताप्ती की तुलना में सबसे अधिक फैला हुआ है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। बात करते हैं महानदी का, तो महानदी बेसिन का जो क्षेत्रफल है यह हो जाएगा लगभग 1,41,589 किलोमीटर और यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में मुख्य रूप से फैली हुई है। कावेरी की बात करते हैं तो इसका बेसिन जो है यह 81,155 वर्ग किलोमीटर है। 155 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा और यह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में फैली हुई है। नर्मदा की बात करते हैं तो इसका हो जाएगा लगभग 98,796 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा इसका। और यह जो है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में फैली हुई है। और ताप्ती की बात करते हैं तो इसका हो जाएगा 65,145 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन ए और कारण आर को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। कौन सा जो है ऑप्शन सही दिया गया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कथन एक को। कथन ए क्या दिया गया है कि अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति का संबंध मानसून से है। देखिए जो पहला कथन दिया गया हमारा, पहला कथन बिल्कुल सही है कि अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति का संबंध हो जाएगा मानसून से। और इसका कारण क्या दिया गया है? इसका कारण है कि अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के दक्षिणी गोलार्ध में
खिसकते ही भारत में मानसून का प्रफुष्ट होता है। देखिए इसका कारण जो है गलत है। यहाँ पे कथन ए हमारा सही है और कारण आर जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो होता है वह निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र होता है, जहाँ पे उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती है। और भारतीय मानसून की उत्पत्ति और प्रसार में इस स्थिति का जो बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन मानसून का जो आगमन होता है यानी प्रफुष्ट जो होता है, इसका उत्तर की ओर खिसकने से नहीं होता है, उत्तर की ओर खिसकने से होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है दक्षिण की ओर खिसकने से, इसलिए कारण जो है गलत है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन है कि सामाजिक वानिकी के अंतर्गत में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। तो सामाजिक वानिकी के अंतर्गत में शामिल करते हैं ग्रामीण वानिकी को शामिल करते हैं, जलीय वानिकी को जलीय वानिकी को इसमें शामिल नहीं करते हैं। इसमें शामिल होता है शहरी वानिकी, कृषि वानिकी और साथ में फार्म वानिकी शामिल होता है। देखिए सामाजिक वानिकी में जलीय वानिकी शामिल नहीं होता है। पूछा गया किसे शामिल किया जाता है, तो 1 3 4 5। देखिए 1 3 4 5 1 3 4 5 जो है ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सामाजिक वानिकी का मतलब क्या होता है, पर्यावरण, सामाजिक और ग्रामीण विकास के मदद के उद्देश्य से वनों का जो प्रबंधन और संरक्षण करना होता है और बंजर भूमि पर वृक्षारोपण करना होता है। राष्ट्रीय कृषि आयोग बना था 1976 में, इसको ध्यान देंगे 1976 में बनाया गया था राष्ट्रीय कृषि आयोग। राष्ट्रीय कृषि आयोग जो है, राष्ट्रीय कृषि आयोग इसको बनाया गया था 1976 में बनाया गया था। और इसने सामाजिक वानिकी को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा था, शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ठीक है, सबसे पहले सूची 1 में क्या है, मिट्टी का प्रकार है। सूची 2 में इसका विशेषता दिया गया है। सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया गया जलोढ़ मिट्टी। देखिए जो जलोढ़ मिट्टी होता है यह नदियों के द्वारा निक्षेपित होता है। जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा लाया गया रहता है और यह भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में लगभग 40% क्षेत्र में फैली हुई है। इसको ध्यान देंगे कि भारत के लगभग 40% क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद में है काली मिट्टी। देखिए काली मिट्टी जो है इसी को हम लोग रेगुर मिट्टी बोलते हैं। बात करते हैं इसका विशेषता का, तो इसका विशेषता हो जाएगा रेगुर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। देखिए यहाँ पे काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसका मिलान 4 हो जाएगा। इसके बाद में है लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी जो होती है लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है यह लाल होती है। और लैटराइट मिट्टी जो होती है यह भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में निक्षालन के द्वारा होती है लैटराइट मिट्टी। देखिए जो लैटराइट मिट्टी होती है यह उन क्षेत्रों में बनती है जहाँ पे उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है। और भारी वर्षा के कारण मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं बह जाते हैं, जिससे यह कम उपजाऊ हो जाती है और यह काजू की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है लैटराइट मिट्टी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2 4 1 3। देखिए 2 4 1 3 ऑप्शन 1 में है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित फसलों को उनकी आवश्यकताओं से सुमेलित करना है। सबसे पहले सूची 1 में फसल का नाम है और सूची 2 में इसका आवश्यकता दिया गया है। सबसे पहला धान। तो धान का आवश्यकता क्या होता है, धान जो होता है इसे उच्च तापमान और भारी वर्षा चाहिए होता है। गेहूं जो होता है इसे क्या चाहिए होता है, गेहूं को अच्छी जल निकासी और हल्की वर्षा चाहिए होता है। कपास की बात करते हैं तो कपास में मध्यम तापमान और पाला मुक्त होना चाहिए। और चाय की खेती के लिए ढलवा भूमि और समान रूप से वितरित वर्षा होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 1 3 4 हमारा आंसर है। देखिए 2 1 3 4 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। साथ ही ध्यान देंगे कि जो धान की खेती होती है यह एक खरीफ फसल है। धान की जो फसल होता है इसे यह खरीफ फसल का उदाहरण होता है और इसे बोते समय 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर चाहिए होता है और पकते समय में इसे तेज धूप चाहिए होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करते हुए बताएं कि कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत है। सबसे पहले है कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। देखिए पहला कथन जो है सही है, क्योंकि कर्क रेखा जो है भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, इसलिए यह कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन बी है कि भारत का मानक यमंत्र जो है 82.5 डिग्री पूरब में है, यह भी सही दिया गया है। और तीसरा कथन है भारत और श्रीलंका को खंबात की खाड़ी अलग करती है। देखिए भारत और श्रीलंका को पाक स्टेट अलग करती है, यानी पाक की खाड़ी अलग करती है, खंबात की खाड़ी अलग नहीं करती है, इसलिए ऑप्शन सी गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा भी सही है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत के तटीय मैदानों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। सबसे पहला कथन है कोंकण तट। देखिए कोंकण तट जो है इसका विस्तार हो जाएगा
महाराष्ट्र से गोवा तक। पहला कथन जो है हमारा यह सही दिया गया है। देखिए यहाँ पे पूछना चाहिए कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, यानी असत्य है। यहाँ पे असत्य का चुनाव करना है क्योंकि 3 जो है इसमें से सही दिए गए हैं। तो पहला वाला सही है। दूसरा दिया गया है मलाबार तट, जो कि कर्नाटक से कन्याकुमारी तक है। दूसरा कथन भी सही है। और तीसरा है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट का जो विस्तार है यह कहाँ हो जाएगा? यह आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्से यानी कृष्णा डेल्टा से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, यानी कावेरी नदी तक फैला हुआ है। तो तीसरा भी सही हो जाएगा। और चौथा है उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट जो है इसका विस्तार गोदावरी से कावेरी तक है। देखिए यह जो है गलत है, क्योंकि पूर्वीय तटीय मैदान के जो उत्तरी भाग है महानदी और कृष्णा के बीच में, तो महानदी और कृष्णा के बीच के तट को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन डी गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है भारत विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.4% है। देखिए पहला कथन जो है हमारा सही दिया गया है कि भारत जो है विश्व का जो भौगोलिक क्षेत्रफल एरिया है उसका मात्र 2.4% एरिया है इसके पास। दूसरा है भारत के पास में विश्व की जनसंख्या का 25% है। देखिए दूसरा कथन जो है गलत है, क्योंकि भारत के पास में विश्व की जनसंख्या का मात्र 17.5% भाग है, इसीलिए दूसरा कथन जो है गलत है। और तीसरा कथन है कि भारत की मुख्य भूमि से तट रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर से अधिक है। देखिए तीसरा कथन जो है यह गलत है, क्योंकि भारत की जो मुख्य भूमि है इसकी तट रेखा से लंबाई हो जाएगा लगभग 6100 किलोमीटर, लगभग 6100 किलोमीटर हो जाएगा। इसीलिए तीसरा जो है यह भी गलत है। चौथा है कि भारत 7 देशों के साथ में भूमि सीमा साझा करता है। देखिए चौथा कथन जो है सही दिया गया है, क्योंकि 7 देशों में कौन शामिल है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इसलिए चौथा कथन जो है सही है। पूछा गया है कौन सा कथन इसमें से सही है, तो 1 और 4 जो है सही है। देखिए 1 और 4 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न का मिलान कीजिए। सबसे पहले सूची 1 में राज्य है और सूची 2 में अभयारण्य का नाम है। सबसे पहले है बिहार। बिहार में हो जाएगा भीम बांध अभयारण्य। देखिए भीम बांध अभयारण्य जो है ऑप्शन 3 में है, ऑप्शन 3 हमारा मिलान हो जाएगा। यह कहाँ पे है? मुंगेर में है। इसको ध्यान देंगे कि भीम बांध जो है अभयारण्य यह कहाँ पे स्थित है? यह बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। और यह अपने गर्म जल के कुंडों जिसमें शामिल है ऋषि कुंड, सीता कुंड और पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे तेंदुआ, भालू और जंगली सुअर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। उसके बाद में है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है पटना पक्षी अभयारण्य। उत्तर प्रदेश में पटना पक्षी अभयारण्य है। और पटना नाम होने के बावजूद यह उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। इसको ध्यान देंगे कहाँ पे है? पटना। पटना जो पक्षी अभयारण्य है यह उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। उसके बाद में है त्रिपुरा। त्रिपुरा में कौन सा हो जाएगा? गुमटी अभयारण्य। देखिए गुमटी अभयारण्य जो कहाँ पे है? यह त्रिपुरा में स्थित है। और यह त्रिपुरा के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। और यहाँ एक विशाल जलाशय है जो सर्दियों में प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है। और यह हाथी और बाइसन के लिए भी प्रसिद्ध है। उसके बाद में है हरियाणा। हरियाणा में है भिंडावास अभयारण्य। देखिए भिंडावास अभयारण्य जो है हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है। यह जो है हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है, इसको ध्यान देंगे। और यह जो है मानव निर्मित आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड है। और यह भारत की महत्वपूर्ण रामसर साइट में से एक है भिंडावास अभयारण्य। तो यहाँ पे हमारा मिलान क्या हो जाएगा? हमारा मिलान जो है सबसे पहले हो जाएगा 3 2 4 1। 3 2 4 1 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारत में रामसर स्थलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। देखिए जो भारत में रामसर स्थल है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में नहीं है, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है, इसीलिए पहला कथन जो है गलत है। दूसरा कथन है सबसे बड़ा रामसर स्थल कच्छ का रण है। तो सबसे बड़ा रामसर स्थल जो हो जाएगा यह कच्छ का रण नहीं होगा। सबसे बड़ा रामसर स्थल हो जाएगा सुंदरबन वेटलैंड जो कि पश्चिम बंगाल में है। इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है, यह कच्छ का रण नहीं है। कौन सा है? यह जो है सुंदरबन है, यह सुंदरबन हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा कथन है दूसरे स्थान पर सुंदरबन डेल्टा है। देखिए जो तीसरा कथन है यह भी गलत दिया गया है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से वेमनाड जो है कोल वेटलैंड या केरल जो है केरल का दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पे वेमनाड जो है दूसरे स्थान पर है, सुंदरबन जो है यह दूसरे स्थान पर नहीं है। सुंदरबन जो है पहले स्थान पर है, इसलिए तीसरा कथन भी गलत है। और चौथा कथन है सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका वेटलैंड हो जाएगा जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसको ध्यान देंगे कि रेणुका वेटलैंड जो है
जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यह सही दिया गया है। सबसे छोटा रामसर स्थल है, तो चौथा जो है सही है। पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो 1, 2, 3 जो है सही नहीं है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट में शामिल है। तो भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट में शामिल हो जाएगा। देखिए इसमें पश्चिमी घाट शामिल है, साथ में सुंदरबन डेल्टा जो है इसमें शामिल नहीं है, इसमें मन्नार की खाड़ी भी शामिल नहीं है, लेकिन पूर्वी हिमालय इसमें शामिल है। तो 1 और 4 जो है शामिल है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए जैव विविधता हॉटस्पॉट जो होता है वह क्षेत्र होता है जहाँ पे वनस्पतियों और जीवों की अत्यधिक विविधता पाई जाती है, लेकिन साथ ही वे मानवीय गतिविधियों के कारण खतरे में भी है। और भारत में मुख्य रूप से 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, जिसमें से शामिल है, एक तो पश्चिमी घाट क्षेत्र है, दूसरा हो जाएगा पूर्वी हिमालय हो जाएगा, और एक हो जाएगा इंडो वर्मा क्षेत्र तीसरा हो जाएगा। इंडो वर्मा क्षेत्र जो है यह तीसरा हॉटस्पॉट हो जाएगा, हॉटस्पॉट। और चौथा की बात करते हैं, चौथा होता है सुंडालैंड। चौथा सुंडालैंड होता है, इसको ध्यान देंगे। इसमें भारत का निकोबार द्वीप शामिल है सुंडालैंड में। तो यह 4 जो है भारत के हॉटस्पॉट क्षेत्र हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस युग्म को ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक हो जाएगा। तो ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत कहाँ पे है, यह पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा हो जाएगा बिहार में। देखिए पूछा गया कि ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो हो जाएगा बिहार में हो जाएगा, और कहाँ पे हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश है यह पहले स्थान पर है और बिहार जो है यह दूसरे स्थान पर है। इसको ध्यान देंगे कि हिमाचल प्रदेश की लगभग 90% जो जनसंख्या है, हिमाचल प्रदेश की 90% जनसंख्या जो है यह गांवों में निवास करती है। और दूसरे नंबर पर बिहार है। बिहार में लगभग 88.71% जो जनसंख्या है यह गांवों में निवास करती है। इसलिए ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नासा का पूर्ण रूप क्या है। नासा का फुल फॉर्म पूछा गया है। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है, नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही ध्यान देंगे, अगर पूछा जाए कि नासा का स्थापना कब हुआ था, तो नासा का स्थापना किया गया था 1958 में। इसको भी ध्यान देंगे कि नासा का जो स्थापना है यह 1958 में किया गया था। और डेट पूछा जाए तो यह हो जाएगा 29 जुलाई को, 29 जुलाई 1958 को नासा का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अभिजीत विनायक बनर्जी को उनकी किस कृति हेतु 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था अभिजीत बनर्जी को, और यह दिया गया था एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी के लिए। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। तो चंद्रमा के तल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान हो जाएगा लूना 9, जो कि रूस का हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए ये जो लॉन्च और लैंडिंग किया गया था लूना 9 का, यह सोवियत संघ रूस के द्वारा किया गया था। 31 जनवरी 1966 को लॉन्च किया गया था, और 3 फरवरी 1966 को चंद्रमा के ओशनम पुरोसेलारम क्षेत्र में उतरा था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि झावेरी बहनें संबंधित है। तो झावेरी बहनें जो है इनका संबंध हो जाएगा मणिपुरी नृत्य से। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। और झावेरी बहनें जो है यह 4 बहनें इसमें शामिल है। इनका नाम हो जाएगा नैना, एक का नाम है नैना, फिर उसके बाद में रंजना, नैना के बाद रंजना, एक है सुवर्णा, नैना रंजना सुवर्णा, और एक हो जाएंगी लास्ट में जिनका नाम है दर्शना। तो यह 4 जो है झावेरी बहनें कहलाती हैं, जो मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। इन चारों का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। चोकला, मारवाड़ी, नेलोर, टोडा आदि किसकी नस्लें है। तो ये सभी नस्लें जो है भेड़ की नस्लें हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सत्य गुण का पहचान करना है, कौन सा सही दिया गया है। सबसे पहला है मैराथन दौड़। मैराथन दौड़ जो होता है यह होता है 26 मील 385 गज का होता है। पहला कथन जो है सही है। दूसरा है हाफ मैराथन दौड़। हाफ मैराथन दौड़ जो होता है यह 13 मील 192.5 गज का होता है। और अल्ट्रा मैराथन जो होता है यह होता है 31 मील से लेकर के 200 मील के बीच में होता है। यह भी सही दिया गया है, तो यानी चारों कथन जो है सही है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है
रेलॉस समझौता। देखिए रेलॉस समझौता जो है किन दो देशों के मध्य में रक्षा लॉजिस्टिक समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? यह हुआ है भारत और रूस के बीच में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए जो रेलॉस होता है, रेलॉस रेलॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? रेलॉस का फुल फॉर्म होता है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। यह एक महत्वपूर्ण रक्षा लॉजिस्टिक समझौता है जो भारत और रूस के बीच में हस्ताक्षरित हुआ है। और यह समझौता दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के सैन्य ठिकानों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों का उपयोग ईंधन भरने, मरम्मत और रसद आपूर्ति के लिए करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 यानी क्वेश्चन नंबर 23 जो है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन जो है यह किया गया है पंचकुला में। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। पंचकुला कहाँ पे है? हरियाणा में। पंचकुला हरियाणा में है। पंचकुला हरियाणा में स्थित है। यहीं पे भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया है 2025 का। और यह किया गया था 6 से 9 दिसंबर 2025 को इसका आयोजन किया गया था। अगर संस्करण पूछा जाए तो यह इसका 11वां संस्करण था। यह जो है इसका 11वां संस्करण रहा है। और इसका जो थीम था विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए इसका विषय था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था 1934 में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए जो इसका औपचारिक स्थापना हुआ था मई 1934 में किया गया था। 17 मई 1934 को पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में इसका स्थापना हुआ था। और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव जो है, नरेंद्र देव यह इसके अध्यक्ष रहे थे। और सचिव बनाए गए थे जयप्रकाश नारायण। इसको भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बिहार की किस रियासत के राजा ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया था? यह भाग लिए थे जगदीशपुर के राजा जिनका नाम था बाबू कुंवर सिंह। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में डालमिया नगर जो है यह सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और यह कहाँ पे है? यह जो है रोहतास में है। इसको भी ध्यान देंगे कि डालमिया नगर जो है रोहतास डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है कि बिहार के राज्यपाल के रूप में 2 बार किसने काम किया है? तो बिहार के राज्यपाल के रूप में 2 बार जो काम किए हैं इनका नाम हो जाएगा अखलाक उर रहमान किदवई। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। इनका नाम है एयर किदवई। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो कि सबौर है, सबौर किस जिले में स्थित है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर यह भागलपुर में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और इसका स्थापना किया गया था 5 अगस्त 2010 को। 5 अगस्त 2010 को इसका स्थापना किया गया है। इसको भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो सबसे अधिक लिंग अनुपात जो है दर्ज किया गया है गोपालगंज में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए गोपालगंज जो है यहाँ 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है 1021 है। यह ध्यान देंगे कि बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात हो जाएगा गोपालगंज का। और बिहार का अगर औसत लिंगानुपात की बात करते हैं तो बिहार का जो औसत लिंगानुपात है यह हो जाएगा 918। बिहार का औसत लिंगानुपात 918 हो जाएगा। और गोपालगंज के बाद में दूसरे नंबर पे आता है सिवान। दूसरे पे सिवान हो जाएगा क्योंकि जो सिवान का जो लिंगानुपात हो जाएगा यह 988 हो जाएगा। और उसके बाद तीसरे नंबर पे सारण आता है। सारण का 954 होता है। इसको भी ध्यान देंगे। वही बात करते हैं न्यूनतम लिंगानुपात का। तो बिहार में सबसे कम लिंगानुपात हो जाएगा मुंगेर का। मुंगेर में देखिए मुंगेर में लिंगानुपात जो है मात्र 876 है। इसको भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मुद्रास्फीति की दर में तेजी से वृद्धि को कभी कभी आधार प्रभाव के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। आधार प्रभाव क्या है? तो आधार प्रभाव जो होता है यह लागत प्रेरित मुद्रास्फीति की दर की गणना पर पिछले वर्ष के मूल्य स्तरों का प्रभाव होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। रेपो दर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए इसमें से सही पूछा गया है। तो रेपो दर जो है वाणिज्यिक बैंक सेंट्रल बैंक से ऋण ले सकते हैं, इसी को हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है कि बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यानी जीविका के संदर्भ में विचार करना है। कौन सा कथन जो इसमें से सही दिया गया है? सबसे पहला कथन है
कि जीविका का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है और यह मिशन बिहार के सभी 38 जिलों को कवर करता है। यह भी सही है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि किसानों के उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने में मदद करती है। यह भी सही दिया गया है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 तीनों कथन जो है सही दिए गए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। उपरोक्त में से सभी सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इसको बोलते हैं हम लोग इरडा। इरडा किस प्रकार का निकाय है? तो इरडा जो है यह सांविधिक निकाय है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सांविधिक निकाय का मतलब क्या होता है? ऐसा निकाय जिसका स्थापना संविधान में नहीं है बल्कि संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित करके किसी कानून के तहत इसका स्थापना किया गया हो, इसी को हम लोग बोलते हैं सांविधिक निकाय बोलते हैं। देखिए, इरडा जो है इसका स्थापना इरडा अधिनियम 1999 के तहत किया गया था और इसका मुख्यालय हो जाएगा हैदराबाद में। इसको भी ध्यान देंगे कि इरडा का जो मुख्यालय है यह हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में इरडा का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। सबसे पहला कथन है बैंक दर है, खुला बाजार परिचालन है, सार्वजनिक ऋण है, नगद आरक्षित अनुपात है और कर दरों का विनियमन है। उपयुक्त में से कौन सा मौद्रिक नीति का घटक है? तो मौद्रिक नीति का घटक हो जाएगा बैंक दर हो जाएगा, खुला बाजार परिचालन हो जाएगा और नगद आरक्षित अनुपात हो जाएगा, CRR हो जाएगा। तो यहाँ पे 1, 2, 4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 1, 2, 4 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति जो होता है मॉनेटरी पॉलिसी, इसका निर्माण और नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा होता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को कंट्रोल करना और कीमतों में स्थिरता बनाए रखना। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है हमारा कि इस आयोग का गठन 1993 में किया गया था। देखिए, इस आयोग का जो गठन है यह 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। यह किया गया था 12 अक्टूबर 1993 को, इसलिए पहला कथन जो है सही है। दूसरा कथन है आयोग में राष्ट्रपति द्वारा आमतौर पर सेवानिवृत्त जज, अधिकारी या प्रमुख नागरिकों की नियुक्ति की जाती है। देखिए, दूसरा कथन जो है यह भी सही दिया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। और उसके बाद तीसरा कथन क्या है? तीसरा कथन है इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की जो उम्र होती है 70 वर्ष होती है। यह भी सही दिया गया है। और चौथा कथन क्या है कि आयोग अपनी रिपोर्ट या सुझाव सरकार को देता है या पीड़ितों की ओर से न्यायालय में अपील भी करता है। तो चौथा कथन भी सही दिया गया है। यानी आयोग की जो प्रकृति होती है क्या होती है? सलाहकारी होती है। उसके बाद में पांचवा कथन है यह किसी भी अदालत की तरह चश्मदीद गवाहों को समन भेज करके बुला सकता है। यह भी सही दिया गया है। यानी जांच के दौरान में आयोग के पास में दीवानी न्यायालय की शक्तियां होती है और यह किसी भी गवाह को समन भेज करके बुला सकता है और शपथ पत्र पर गवाही ले सकता है। इसलिए यहाँ पे पांचों कथन जो है यह सही दिए गए हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। पूछा गया है कौन सा कथन जो है सत्य है? इसमें से असत्य है, कोई भी असत्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना कहलाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना कहलाता है और यह कहलाता है प्रविलंबन। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए, जो संविधान का आर्टिकल है 72, आर्टिकल 72, तो आर्टिकल जो 72 है इसी के तहत में राष्ट्रपति जो है इसके 5 प्रकार के क्षमादान शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, जिसमें एक शामिल होता है जिसमें पांचों के नाम है। जैसे क्षमा होता है, इसमें दंड और दोष सिद्धि दोनों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। एक होता है लघुकरण। लघुकरण में क्या होता है? दंड के स्वरूप को बदल करके कम किया जाता है। और एक होता है परिहार। परिहार का मतलब होता है इसमें दंड की अवधि को कम किया जाता है लेकिन दंड की प्रकृति वही रहती है। एक विराम होता है, इसको रेस्पाइट बोलते हैं। विशेष परिस्थितियों में जैसे गर्भावस्था या विकलांगता के कारण सजा को कम किया जाता है। और एक होता है प्रविलंबन या विलंब, इसको प्रविलंबन नहीं बोलते हैं, रिप्राइव बोलते हैं। किसी दंड के निष्पादन पर अस्थायी रोक लगा करके इसका मुख्य उद्देश्य अपराधी को राष्ट्रपति से क्षमा या लघुकरण की याचना करने के लिए समय देना होता है। यह सभी जो आर्टिकल 72 में दिया गया है राष्ट्रपति के लिए। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है प्रत्येक राजनीतिक दल चाहे वह सत्तारूढ़ या विपक्ष में संसद में उसका अपना व्हीप होता है। देखिए, पहला कथन जो है सही दिया गया है। दूसरा कथन क्या है कि दल बदल विरोधी कानून के मुताबिक अगर कोई सांसद संसद में अपनी पार्टी के व्हीप के खिलाफ में वोट करे तो संभवतः वो अपनी सीट गंवा सकता है।
यह भी सही दिया गया है। यहाँ पे दोनों कथन जो है सही दिए गए हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों की सुनवाई का अधिकार होगा? यह होता है महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल को। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो आर्टिकल 76 है भारत के संविधान में, आर्टिकल 76, इसी के तहत में भारत के महान्यायवादी को देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी माना गया है और उन्हें अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए भारत के किसी भी क्षेत्र में स्थित किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने और सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत में सम्मिलित है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में शामिल होते हैं मौलिक अधिकार शामिल होते हैं, अपीलीय क्षेत्राधिकार शामिल होते हैं, सलाहकारी क्षेत्राधिकार भी शामिल होते हैं। रीट संबंधी क्षेत्राधिकार जो है यह भी सर्वोच्च न्यायालय के पास है, यानी सभी जो है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में शामिल होते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है कि भारतीय संविधान सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। देखिए भारतीय संविधान जो होता है यह सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है, तो पहला कथन जो है सही है। और कथन 2 है कि भारतीय संविधान केवल राजनीतिक अधिकारों की बात करता है। देखिए दूसरा कथन जो है यह गलत दिया गया है, क्योंकि भारतीय संविधान जो है केवल राजनीतिक अधिकारों यानी जैसे मतदान का अधिकार की बात नहीं करता है। यह मौलिक अधिकारों यानी भाग 3 के माध्यम से व्यक्तिगत और नागरिक अधिकारों का संरक्षण भी देता है। इसलिए जो कथन 2 है यह गलत है। पूछा गया है कि कौन सा विकल्प सही है, इसमें से केवल एक सही है, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत में हुआ था। देखिए संविधान सभा का जो गठन किया गया है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत में हुआ था, यह कथन जो है सही दिया गया है। तो पहला कथन हमारा सही है और कैबिनेट मिशन योजना जो है यह 1946 में आया था। उसके बाद में कथन भी है कि संविधान सभा के सभी सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। देखिए दूसरा कथन जो है यह गलत है, क्योंकि संविधान सभा में सभी सदस्य जो हैं जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते हैं। इसकी प्रकृति जो होती है आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामांकित होती है, इसीलिए कथन बी जो है गलत है। यहाँ पे केवल एक सही है, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वह दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम और परिहार कर सकता है। देखिए पहला कथन जो है सही है, क्योंकि राष्ट्रपति के जैसे ही राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्तियां होती है, इसलिए आर्टिकल 1 जो है हमारा सही दिया गया है। और यह शक्तियां जो होती है आर्टिकल 161 के अंतर्गत में राज्यपाल के पास होती है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के पास होती है और आर्टिकल 161 में राज्यपाल के पास में होती है। उसके बाद में कथन 2 है कि वह संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। देखिए दूसरा कथन जो है यह गलत है, क्योंकि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं यही इसकी नियुक्ति करते हैं। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। यह राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, यह राज्यपाल नहीं करता है। इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है। इसमें से पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो केवल एक सही है, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है, जनहित याचिका यानी पील के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जो PIL होता है लोकस स्टैंडर्ड के पारंपरिक नियमों का अपवाद है। देखिए पहला कथन जो है सही है। पील का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यह भारत की न्यायपालिका की एक अनूठी विशेषता है, जिसने न्यायालय तक आम आदमी की पहुंच को सुगम बनाया है और यह न्यायिक सक्रियता का एक प्रमुख उदाहरण भी है। और पहला कथन हमारा सही दिया गया है, तो पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन है जनहित याचिका का उद्देश्य जनहित को बढ़ावा देना और उसे लागू करना है। देखिए दूसरा कथन जो है यह भी सही दिया गया है। और तीसरा कथन क्या है कि जनहित याचिका में व्यक्तिगत अधिकारों के अधिनिर्णयन पर एक अवधारणा प्रतिबंध है, यह भी सही दिया गया है। यानी तीसरा कथन भी सही है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 1, 2, 3 सभी सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, उपयुक्त में से सभी सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला क्या है कि कानून के शासन में सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होते हैं। देखिए पहला कथन जो है यह सही दिया गया है कि कानून के शासन में सभी व्यक्ति कानून के समक्ष में समान होते हैं। और दूसरा कथन है कानून का शासन लोकतंत्र का आधार है। तो कानून का जो शासन होता है यह लोकतंत्र का आधार होता है, यह भी सही दिया गया है।
यानी यह जो है मनमानी शक्तियों पर रोक लगाता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी करता है और बिना कानून के शासन के लोकतंत्र भीड़ तंत्र यानी तानाशाही में बदल सकता है। इसलिए जो दूसरा कथन है यह भी सही दिया गया है। गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा गलत है, इसमें से दोनों सही है, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए 45 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया गया है, 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है हमारा कि भारत एक संघीय राज्य है। देखिए पहला कथन जो है सही है कि भारत जो है एक संघीय राज्य है। और दूसरा कथन क्या दिया गया है, दूसरा कथन है कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों के विभाजन का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1919 से लिया गया है। दूसरा कथन जो है यह गलत है क्योंकि यह लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, न कि 1919 से। इसीलिए दूसरा कथन जो है गलत है। यहाँ पे सही विकल्प का चुनाव करना है तो केवल एक सही है, यानी केवल ए सही है, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। अभिकथन ए है कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। देखिए जो वाहन होते हैं उसके साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, यह कथन सही दिया गया है। और कारण है उत्तल दर्पण में सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है। देखिए इसका कारण भी सही दिया गया है क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे ए और आर जो है दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। यहाँ पे ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित कथनों में सत्य कौन सा है, इसमें से सही को चूज करना है। सबसे पहला है परितारिका जो होता है कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है। देखिए जो परितारिका होता है कॉर्निया के पीछे की एक संरचना होती है, यह सही दिया गया है। दूसरा कथन है पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करती है। देखिए पुतली जो होता है आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की जो क्वांटिटी होता है उसको कंट्रोल करता है, यह भी सही है। और तीसरा है कि नेत्र लेंस उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। देखिए नेत्र लेंस जो होता है यह उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब को बनाता है, यह भी सही दिया गया है। यहाँ पे तीनों कथन जो है सही है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। देखिए आई स्क्वायर आर जो है यह विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, आई आर स्क्वायर। देखिए यह जो है विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए विद्युत शक्ति जो होता है इसका मूल सूत्र क्या होता है, यानी पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी दिया गया है V इंटू आई, यह जो है विद्युत शक्ति को निरूपित करता है और V स्क्वायर बाई आर जो होता है यह भी विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। देखिए 49 नंबर जो क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु एक समान वेग के साथ में घूम रही है तो उसका त्वरण क्या होगा। कि जब कोई वस्तु एक समान त्वरण के साथ में घूमती है तो उसका जो त्वरण होता है यह शून्य होता है, यानी जीरो होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए एक समान वेग का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु एक समान वेग से गति करती है तो उसका जो प्रारंभिक वेग होता है u होता है और अंतिम वेग जो होता है यह दोनों सेम होता है, यानी यहाँ पे v इज इक्वल टू यू होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक सरल लोलक यानी पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है तो समय अवधि क्या हो जाएगी। यदि पेंडुलम की जो लंबाई है यह बढ़ जाएगी तो जो समय अवधि हो जाएगा यह भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जो टी होता है टाइम जो होता है यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर एल होता है, यानी यह पेंडुलम का लंबाई हो जाएगा एल। इसलिए समय बढ़ने के साथ में लंबाई भी बढ़ेगी और लंबाई बढ़ने के साथ में समय भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में सबसे पहले है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा CaOCl2 होता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3 होता है। दोवन सोडा का जो फॉर्मूला होता है यह NaCO3 इंटू 10H2 होता है। और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2 होता है। तो यहाँ पे 4 3 2 1 हमारा आंसर है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। 52 नंबर क्वेश्चन है एक्वा रेजिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह सांद्र नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3:1 अनुपात में ताजा मिश्रण है। देखिए पहला कथन जो है गलत है, क्योंकि इसमें जो
हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है HCl जो होता है इसका 1 भाग होता है और जो नाइट्रिक एसिड होता है इसका 3 भाग होता है। यहाँ पे उल्टा दिया गया है, इसीलिए पहला कथन जो है गलत है। दूसरा कथन है कि एक्वा रेजिया जो होता है यह एक दुर्बल संक्षारक है। देखिए दूसरा भी गलत है क्योंकि यह जो है अत्यंत प्रबल संक्षारक है। दूसरा भी गलत है। और तीसरा है यह सोना सहित सभी धातुओं को गला सकता है। देखिए ये सोना सहित सभी धातुओं को नहीं गला सकता है क्योंकि ये सोना और प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को गला सकता है, लेकिन यहाँ पे यह कहना गलत है कि सभी धातुओं को गला सकता है। तकनीकी रूप से गलत हो जाएगा क्योंकि कुछ धातु जैसे इरिडियम और टैंटेलम जो होता है इसके प्रति अत्यधिक अत्यधिक प्रतिरोधी होते हैं, जिसे यह नहीं गला सकता है। तो यहाँ पे तीसरा भी गलत है। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है? सभी जो है असत्य यानी गलत है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ में अपक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है? तो यह तत्व जो है कैल्शियम हो सकता है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। देखिए कैल्शियम क्या होता है? जब कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ में अपक्रिया करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, जिसे बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहला कथन है हमारा कि इन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में सजाया गया है। देखिए पहला कथन जो है सही दिया गया है कि जो मेंडलीव के आवर्त सारणी होता है इसमें क्या होता है, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में सजाया गया है। दूसरा कथन है इसमें हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए हैं, यह भी सही है। और तीसरा कथन है इसमें अक्रिय गैसों को एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया गया है। देखिए तीसरा कथन जो है यह गलत है क्योंकि जब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई तब अक्रिय गैस जो होता है नोबेल गैस इनकी खोज ही नहीं हुई थी, इसलिए तीसरा कथन जो है गलत है। पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 जो है सही है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सबसे पहला है नेटल का पौधा। तो जो नेटल का पौधा होता है इसमें क्या होता है, मेथनोइक अम्ल होता है। देखिए पहला कथन जो है सही दिया गया है। टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक एसिड होता है। उसके बाद है कच्चा आम, कच्चा आम में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। देखिए तीसरा जो है गलत है क्योंकि साइट्रिक एसिड जो होता है मुख्य रूप से खट्टे फलों में पाया जाता है, लेकिन जो कच्चा आम होता है, कच्चा आम, इमली और अंगूर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें टार्टरिक एसिड होता है, इसमें टार्टरिक अम्ल होता है, इसलिए तीसरा जो है गलत है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और सेव में मैलिक एसिड होता है, यह सही दिया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें क्या दिया गया है, 56 नंबर क्वेश्चन में अभिकथन ये है, लैंगिक जनन द्वारा संततियों में विविधता अलैंगिक जनन की तुलना में अधिक होती है। देखिए पहला कथन जो है सही है और इसका कारण है कि लैंगिक जनन में केवल डीएनए प्रतिकृति की त्रुटियां ही विविधता का आधार है, जबकि अलैंगिक जनन में 2 अलग अलग व्यक्तियों के अनुवांशिक पदार्थ मिला होता है। दूसरा कथन जो है यह गलत है क्योंकि यहाँ कारण जो दिया गया है इसको बिल्कुल उल्टा लिखा गया है। वास्तव में क्या होता है, जो लैंगिक जनन होता है इसमें 2 अलग अलग जीवों यानी माता और पिता का अनुवांशिक जो पदार्थ होता है डीएनए वह अवेलेबल रहता है, जिससे भारी विविधता आती है। जबकि जो अलैंगिक जनन होता है जैसे अमीबा का टूटना, इसमें केवल डीएनए कॉपी होती है, इसलिए जो दूसरा कारण दिया गया है गलत है, यानी ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में क्या है, देखिए सूची 1 में सबसे पहले है अमाशय। अमाशय में क्या होता है, यहाँ से जठर रस निकलता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो स्राव होता है, तो यहाँ पे इसका मिलान क्या हो जाएगा हमारा, अम्ल का स्राव होता है, इसका मिलान हमारा 2 हो जाएगा। इसके बाद में क्या है, यकृत यानी लीवर। लीवर जो होता है यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पीत रस यानी बाइल जूस का निर्माण करती है, जो वसा को पचाने में मदद करता है। तो इसका मिलान हमारा 1 हो जाएगा। पीत रस का स्राव हो जाएगा। छोटी आंत, छोटी आंत में क्या होता है, तो जो छोटी आंत होता है यह भोजन का पूर्ण पाचन और पचे हुए भोजन का रक्त में अवशोषण यहीं से होता है, छोटी आंत से होता है। इसका मिलान हमारा 4 हो जाएगा। पचे भोजन का रक्त वाहिकाओं में अवशोषण। और जो बड़ी आंत होता है यह क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादपों के सरल अस्थायी ऊतक के प्रकार हैं? तो पादपों के सरल अस्थायी ऊतक के प्रकारों में शामिल है पैरेन्काइमा है और साथ में कोलेनकाइमा है। यहाँ पे 2 और 3 शामिल है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए सरल अस्थायी ऊतक जो होता है
ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, जिसमें होते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और एक होता है जटिल अस्थायी ऊतक, इसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। लेकिन यहाँ पे सरल अस्थायी ऊतक के बारे में पूछा गया है, तो इसमें पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा दोनों शामिल होगा। तो 2 और 3 ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है, मोनेरा जगत के जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है कि इस जगत के सभी जीवों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। देखिए पहला कथन जो है गलत है, क्योंकि जो मोनेरा जगत होता है इसके अधिकांश जीवों में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन सभी में नहीं होती है, इसीलिए पहला कथन जो है गलत है। जैसे एक होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है मोनेरा जगत का ही जीव है, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यह सबसे छोटी ज्ञात जीवित कोशिकाओं में से एक है, इसीलिए पहला कथन गलत है। दूसरा है कि ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। देखिए दूसरा जो है सही है। और तीसरा है नीलहरित शैवाल इस जगत का उदाहरण है, यह भी सही है। पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो 2 और 3 जो है सही है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ पे सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सबसे पहले है पीलिया। तो पीलिया जो होता है इसमें बिलिरुबिन का असर बढ़ने से यकृत प्रभावित होता है, यानी लीवर प्रभावित होता है और त्वचा आंखें पीली हो जाती है। तो यहाँ पे ये संबंधित है लीवर से, इसका मिलान हमारा 3 हो जाएगा। इसके बाद में निमोनिया। निमोनिया जो होता है यह फेफड़े का संक्रमण है, जिसमें एल्वियोली यानी हवा की जो थैलियाँ होती है इसमें तरल पदार्थ भर जाता है, यह निमोनिया से संबंधित है। तो निमोनिया का संबंध किससे हो जाएगा, फेफड़ा से, इसका मिलान 4 हो जाएगा। इसके बाद में ट्रैकोमा। ट्रैकोमा जो होता है यह आंखों का एक संक्रामक बीमारी होता है जो अंधेपन का कारण बनता है, यह आंखों से संबंधित है ट्रैकोमा। और टाइफाइड जो होता है यह, जिसे हम लोग आंत को प्रभावित करता है, तो इसका मिलान हमारा 1 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर जो है 3, 4, 2, 1 है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहला कथन है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट जो है शब्द का प्रयोग सबसे पहले नॉर्मन मायर्स ने किया था। देखिए पहला कथन जो है सही है। नॉर्मन मायर्स ने 1988 में जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किया था, तो पहला कथन जो है सही है। दूसरा है कि भारत में 5 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। देखिए दूसरा कथन जो है गलत है, क्योंकि भारत में मात्र 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, जिसमें शामिल है हिमालय, उसके साथ में इंडो वर्मा क्षेत्र है, पश्चिमी घाट है और सुंडालैंड है, जो कि अंडमान निकोबार का हिस्सा है। उसके बाद तीसरा है कि रेड डाटा बुक का प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी के द्वारा होता है। देखिए तीसरा भी गलत दिया गया है, क्योंकि इसका जो प्रकाशन करता है यह आईयूसीएन करता है, आईयूसीएन करता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर करता है, इसीलिए तीसरा जो है गलत है। पूछा गया कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे 2 और 3 जो है असत्य है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में अधिनियम है और सूची 2 में इसका वर्ष दिया गया है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में आया था, इसका मिलान हमारा 4 हो जाएगा। और यह अधिनियम वन्य जीवों के अवैध शिकार और व्यापार को रोकने के लिए बनाया गया है। दूसरा है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, यह लाया गया था 1974 में, इसको 1974 में लाया गया था। उसके बाद में है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में लाया गया था। और एक है जैव विविधता अधिनियम, जो कि 2002 में लाया गया है। 2002 में जैव विविधता अधिनियम को लाया गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4, 3, 2, 1 हमारा आंसर है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया गया है 4, 3, 2, 1, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। और साथ ही ध्यान देंगे एक आया था वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, जो कि 1981 में आया था। तो वायु प्रदूषण वाला 1981 में लाया गया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया था। 1980 में लाया गया था वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम जो है यह लाया गया था 1980 में लाया गया था। और एनजीटी का स्थापना पूछा जाए, एनजीटी का स्थापना यह किया गया था 2010 में, यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिकरण का स्थापना 2010 में किया गया था। और 1973 में लाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में लाया गया था, इसको भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। सबसे पहले है विनय पिटक। देखिए विनय पिटक जो है बुद्ध के उपदेश हैं। यह पहला कथन जो है गलत है, क्योंकि जो विनय पिटक है इसमें बौद्ध संघ के नियम और अनुशासन है, बौद्ध संघ के नियम और अनुशासन दिए गए हैं। दूसरा है सूत पिटक। सूत पिटक जो है यह भी गलत है, इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश और शिक्षाएं दिए गए हैं, यह भी गलत है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक जो है इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की गई है, इसलिए जो तीसरा है यह सही दिया गया है कि दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या है। यहाँ पूछा गया कौन सा युग्म सही है, तो केवल
3 सही है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन वेदांग नहीं है? देखिए इसमें से ब्राह्मण जो है वेदांग नहीं है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए वेदों के अर्थ को समझने और उनके सूक्तों के सही उच्चारण में सहायता के लिए वेदांग की रचना किया गया है। और वेदांग का संख्या कितना हो जाएगा? वेदांग का संख्या टोटल 6 होता है, जिसमें शामिल होता है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहला कथन हमारा दिया गया है कि हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश से संबंधित है। देखिए पहला कथन जो है यह सही दिया गया है कि हर्षवर्धन जो है यह पुष्यभूति वंश के संबंधित रहा है, तो पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। और इसका राजधानी हो जाएगा शुरुआत में थानेश्वर, इसने अपना राजधानी बनाया था थानेश्वर में। दूसरा कथन क्या है कि प्रियदर्शी का रत्नावली और नागानंद की रचना बाण भट्ट ने किया था। देखिए दूसरा कथन जो है गलत है, क्योंकि इसका जो रचना किया था यह बाण भट्ट ने नहीं किया है, यह किया है हर्षवर्धन ने। यह जो है हर्षवर्धन ने प्रियदर्शी का रत्नावली और नागानंद का रचना किया है। और तीसरा कथन है बाण भट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। देखिए तीसरा कथन जो है सही है। और चौथा है कि फाहियान हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। देखिए फाहियान जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया है, इसलिए चौथा जो है गलत है। पूछा गया है उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है, तो केवल 1 और 3 जो है सही है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के मुख्य शिल्पकार किसे माना जाता है? तो जर्मनी के एकीकरण का मुख्य शिल्पकार जो माना जाता है वह बिस्मार्क को मानते हैं, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित है? सबसे पहले है सूची 1 में संस्थापक या संबंधित व्यक्ति है, और सूची 2 में संगठन या विभाग का नाम दिया गया है। तो सबसे पहला है बलबन। बलबन ने दीवान ए अर्थ विभाग का स्थापना किया था, यह सही है। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चिहलगानी का स्थापना किया था, यह भी सही है। शिवाजी ने अष्टप्रधान का संगठन बनाया था, यानी विभाग बनाया था। और कृष्णदेव राय के दरबार में क्या थे? अष्टदिग्गज थे, यह भी सही दिया गया है। तो सभी सही सुमेलित है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है, एतमादौला का मकबरा किस मुगल शासक के काल में बनवाया गया था? देखिए एतमादौला का जो मकबरा है यह मुगल वास्तुकला के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है, और यह बनवाया गया था जहांगीर के शासनकाल में, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और निर्माणकर्ता की बात करते हैं तो इस मकबरे का जो निर्माण है जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गियास बेग की याद में करवाया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 है, बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील किस कारण कहा जाता है? तो बंगाल की खाड़ी को जो चोलों का झील कहा जाता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है कि चोलों की शक्तिशाली नौसेना का वहां प्रभुत्व था, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना विनोबा भावे की नहीं है? तो देखिए इसमें से एक भारतीय तीर्थयात्री, इसके जो रचनाकार हो जाएंगे यह विनोबा भावे नहीं होंगे, लेकिन बाकी बाकी जो है गीता प्रवचन, स्वराज शास्त्र और मधुकर, इन तीनों का जो रचना है यह विनोबा भावे ने किया था। लेकिन यहाँ पे जो पहले दिया गया है एक भारतीय तीर्थयात्री, यह पुस्तक हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस की अधूरी आत्मकथा हो जाएगी। यह लिखा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस का अधूरी आत्मकथा हो जाएगी एक भारतीय तीर्थयात्री। यहाँ पे ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कितूर विद्रोह। कितूर विद्रोह 1824 का नेतृत्व किसने किया था? तो कितूर विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया था यह किया गया था रानी चेन्नम्मा के द्वारा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए कितूर विद्रोह जो हुआ था 1824 में हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ में शुरुआती सशस्त्र विद्रोह में से एक था। और यह विद्रोह कर्नाटक के कितूर क्षेत्र में हड़प नीति यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जैसे साम्राज्यवादी नीतियों का विरोध में हुआ था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है। सबसे पहले है लॉर्ड डलहौजी। अवध का विलीनीकरण जो है लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। उसके बाद में है लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना डफरिन के कार्यकाल में 1885 में किया गया था। उसके बाद है लॉर्ड विलियम बेंटिक। चार्टर एक्ट जो है 1833, इसका पारित होना, यह पारित हुआ था विलियम बेंटिक के काल में, यह भी सही है। और लॉर्ड लिटन, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ। देखिए प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का जो प्रारंभ होता है यह लॉर्ड लिटन के समय में नहीं हुआ था, यह हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था। यह जो है ऑकलैंड के समय में हुआ था, लेकिन यहाँ पे दिया गया है लॉर्ड लिटन, यह जो है गलत है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है।
नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो 1927 में बनाया गया था बटलर कमेटी और इसका उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य में संबंधों को सुधारना। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय में कांग्रेस का शैशवकाल किस अवधि को कहा जाता है। तो कांग्रेस का शैशवकाल कहा जाता है 1885 से लेकर के 1905 को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। कैबिनेट मिशन में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था। तो कैबिनेट मिशन में पैथिक लॉरेंस थे, माउंटबेटन नहीं थे, यहाँ पे स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे। यहाँ पूछा गया कौन सदस्य नहीं थे, तो माउंटबेटन सदस्य नहीं थे। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। पैथिक लॉरेंस जो है यह इस मिशन के अध्यक्ष रहे थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है यह इस मिशन के परेड के अध्यक्ष थे और एवी अलेक्जेंडर जो है यह नौसेना के प्रथम लॉर्ड रहे थे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित करना है। सबसे पहले सूची 1 में समाचार पत्र का नाम है और सूची 2 में संपादक या संस्थापक का नाम दिया गया है। देखिए सबसे पहला क्या है, बंगाल गजट। बंगाल गजट जो है इसका संस्थापक हो जाएंगे जेम्स अगस्टस हिक्की। जेम्स अगस्टस हिक्की जो है इन्होंने बंगाल गजट का स्थापना किया था। 1780 में कलकत्ता से इसका प्रकाशन किया गया था और यह भारत का पहला समाचार पत्र था। केसरी की बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक ने 1881 में केसरी का 1881 में बाल गंगाधर तिलक ने मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा समाचार पत्र का शुरुआत किया था। तो इसका मिलान हमारा क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। बंगाली जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा शुरू किया गया था, तो इसका मिलान हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और यंग इंडिया का जो शुरुआत है महात्मा गांधी ने किया था और यह जो है अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका था। यहाँ पे इसका मिलान महात्मा गांधी हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। इसमें सुमेलित करना है क्रांतिकारी और उनसे संबंधित घटना को। सबसे पहले है सूची 1 में क्रांतिकारी के नाम है और सूची 2 में घटना का नाम दिया गया है। सबसे पहले खुदीराम बोस। खुदीराम बोस का संबंध जाएगा मुजफ्फरपुर बम कांड से। इसका मिलान हमारा 2 हो जाएगा। देखिए मुजफ्फरपुर बम कांड जो है यह हुआ था 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। उसके बाद में दूसरा क्या है, रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल का जो संबंध है यह हो जाएगा काकोरी कांड से। काकोरी कांड हुआ था 1925 में हुआ था। भगत सिंह का संबंध है लाहौर षड्यंत्र केस से, जो कि लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था, यह हुआ था 1928-29 में हुआ था, लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था। चंद्रशेखर आजाद का संबंध हो जाएगा इलाहाबाद में शहीद हुए थे चंद्रशेखर आजाद, जो कि शहीद हुए थे 1931 में। यह जो है 1931 में शहीद हुए थे। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ में मुठभेड़ के दौरान में जब अंतिम गोली बची थी तो उन्होंने खुद को गोली मार लिया था ताकि वे अंग्रेजों के हाथ में जीवित नहीं आ सके। तो यहाँ पे हमारा मिलान क्या हो जाएगा, हमारा मिलान हो जाएगा BADC। देखिए BADC हमारा आंसर है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। देखिए यहाँ पे रीजनिंग और मैथ शुरू होता है। देखिए 78 का आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 79। देखिए 79 का जो आंसर है हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 81 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 जो है, क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। 82 का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 83 है, 83 में पूछा गया है कि त्रिभुज का संख्या निकालना है। इसमें से इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें टोटल 6 त्रिभुज है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 84। 84 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 85 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 85 का आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया है, यहाँ पे कौन सा विकल्प को पूरा करेगा। तो 86 का आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी डी वाला यह जो है पूरा करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। 87 का आंसर हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। 88 का आंसर जो है ऑप्शन 1 हो जाएगा। 88 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 14/55 हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे जीपी से क्वेश्चन दिया गया है, समानांतर श्रेणी से एपीजीपी का क्वेश्चन है। 91 का आंसर हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं।
92 का आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 92 का ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल 3 और 4 हो जाएगा, इसको ध्यान देंगे। 92 का आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, देखिए 93 जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? 93 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, 94 का ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 94 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 95 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में 96 का आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 97, देखिए 97 जो है इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 97 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, देखिए 98 जो है इसका आंसर हमारा ऑप्शन एक हो जाएगा। 98 का ऑप्शन एक हो जाएगा। 99 का ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 99 का ऑप्शन डी हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, देखिए 100 नंबर जो है इसका आंसर हमारा ऑप्शन एक हो जाएगा, 20.15 हो जाएगा।